हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शुएब एंड यू आर ट्यूनिंग इनटू शुएब्स वाइब स्टेशन। आज की जो हमारी पॉडकास्ट है हम उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं ओरल कैंसर्स को, यानी मुंह के जितने भी कैंसर्स हैं हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। और यही सब डिस्कशन करने के लिए हमने आज दावत दी है डॉक्टर उज़ैर जमाल को, जो एक ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आप सबसे पहले ये बताएं कि ओरल कैंसर होता क्या है, मतलब बेसिक उसका अगर आप बताना चाहें ताकि आम आवाम समझ सके। मुंह में जो भी सर कह लें कि मुंह के सरतान को ओरल कैंसर कहा जाता है। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं। कुछ जो अगर आसान अल्फाज में समझाया जाए किसी को, तो सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी ऐसा ज़ख़म जो कि आपके मुंह में इलाज के बावजूद 15 से 20 दिन से ज़्यादा ठहर रहा है, कोई भी ऐसा छाला जो कि दवा लगाने के बावजूद, दवाएं लेने के बावजूद भी भर नहीं रहा है, तो ऐसे ज़ख़म को हम नॉन हीलिंग अल्सर कहते हैं। नॉन हीलिंग अल्सर से मुराद ये होती है कि कोई ऐसा ज़ख़म जो कि भर ना रहो। इस सूरत में ज़रूरी है कि अगर आपके मुंह में कोई ऐसा नॉन हीलिंग अल्सर मौजूद है तो आप उसका मुआयना कराएं। मुआयना कराने के लिए भी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि एक मुआयना करने वाला कौन है। एक जनरल डेंटिस्ट होते हैं और एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन होते हैं। मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स की जो स्पेशलाइजेशन होती है वो 4 साल की सिर्फ इसी चीज़ में होती है कि वो किसी भी ज़ख़म को जल्दी डायग्नोस कर सकें और उसका जल्द से जल्द इलाज कर सकें। अगर किसी डेंटिस्ट ने आपको देखा और दवाएं देने के बावजूद भी आपका अगर ज़ख़म नहीं भर रहा हो, तो अपना टाइम ज़ाया ना करें और किसी अच्छे मैक्सिलोफेशियल सर्जन का मशवरा लें और उनसे टाइम लेके आप फ़ौरन दिखा दें। क्योंकि एक चीज़ अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर ली जाए तो उसको इलाज भी बेहतर हो सकता है, बनिस्बत कि हम एक डॉक्टर पे भरोसा करके 2 महीने तक ट्रीटमेंट करवाते रहें और उसका कोई रिज़ल्ट ना आ रहा हो। अच्छा, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे? जैसे कि पाकिस्तानी आवाम तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पान, छाल या गुटखा खाती है, तो क्या पाकिस्तानी आवाम के रिस्क फैक्टर ज़्यादा है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये सबसे ज़्यादा जो अगर आप कहें ओरल कैंसर जो बीमारी है वो पाकिस्तान और इंडिया की और बांग्लादेश की है। सबसे ज़्यादा पान, गुटखा, छालिया इसी रीजन में, हमारे कह लें एशियन कंट्रीज़ में खाया जाता है। इसके अलावा जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो कॉम्बिनेशन में कोई चीज़ खाना। जैसे पाकिस्तान में यूजुअली क्या होता है कि कोई अगर सिगरेट पी रहा है तो उसके साथ छालिया भी वो खाता है। तो कॉम्बिनेशन में कोई भी चीज़ की जाए तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास है वो गुटखा है। अगर मुझसे कोई पूछे कि डॉक्टर साहब स्मोकिंग ज़्यादा नुकसानदेह है या गुटखा खाना ज़्यादा नुकसानदेह, तो मैं उसको यही बोलूँगा कि गुटखा खाना बहुत नुकसानदेह। मतलब मैं ये नहीं मना कर रहा कि स्मोकिंग नुकसानदेह नहीं है, बट अगर किसी को 2 चीज़ें छोड़ने में कोई मतलब सबसे पहले वो ट्राई करना चाहिए, सबसे पहले वो गुटखा खाना छोड़े। क्योंकि उसमें तो अगर आप कहीं पे दुकान पे जाएँ तो बनते हुए देखें तो उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें वो मिक्स कर रहे होते हैं, जो कि अगर इंसानी तौर पे इंसानों के खाने के लिए बनी ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ अगर आपके मुंह में रह रही है फॉर लंबे अरसे तक, तो वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके पान है। इवन लोग कहते हैं कि छालिया जो है हम तो बहुत कम खाते हैं, बट छालिया हम बहुत सारे मरीज़ आते हैं मेरे पास जो कहते हैं हम तो छालिया बहुत पहले छोड़ चुके, तो हमारे हब क्यों छाला निकला है। तो होता ये है कि आपने एक अरसे तक छालिया खाई, उसका रिज़ल्ट ज़रूरी नहीं है अल्सर फ़ौरन बन जाए। बाद में आके आपके मुँह में चेंजेस आते हैं जो कि रहते हैं। एक दफ़ा अगर नुकसान हो गया तो वो हो गया। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले छालिया को छोड़ा जाए, गुटखा को अवॉइड किया जाए, स्मोकिंग को छोड़ा जाए। ठीक है, कभी भी चीज़ अगर कोई छोड़ना चाह रहा है तो लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कैसे छोड़ें। तो जो लोग कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं एटलीस्ट एक चीज़ को तो क्विट करें, फिर वो दूसरी चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता क्विट कर लें। मुझे पता है कि फ़ौरन किसी भी एडिक्शन को छोड़ना फ़ौरन आप आराम से नहीं क्विट कर सकते, तो स्टेप बाय स्टेप उसको रिड्यूस करना चाहिए। अच्छा, ओरल कैंसर्स के अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे पहली अलामात क्या होंगी जो आती हैं? अर्ली साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक छाला निकला मरीज़ के। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक कि जो ओरल कैंसर के अल्सर्स होते हैं ना, उनमें पेशेंट को ज़्यादा पेन नहीं होता। अगर आपने कुछ कभी आपके मुंह में छाला निकला हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि खाना पीना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ओरल कैंसर का पेशेंट होता है तो उसमें इतने बड़े बड़े छाले होते हैं और वो पेशेंट 3-4 महीने से बिल्कुल बोलता है डॉक्टर साहब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो दिस इज़ समथिंग अलार्मिंग कि ऐसा छाला जो कि आपके 2 हफ्ते 3 हफ्ते आपने 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया, ट्रीटमेंट करा ली, सारी दवाएं ले ली, एंटीबायोटिक्स खा ली, जेल्स लगा ली, सब चीज़ें, और वो नहीं ठीक हो रहा, 3 हफ्ते हो गए, तो इट्स बेटर कि आप उसको अच्छे सर्जन को दिखाएं। अच्छा, यहाँ पे दूसरी सवाल ये आता है कि बहुत सारे लोग आते हैं डर के साथ कि डॉक्टर साहब उन डॉक्टर ने तो बायोप्सी का कह दिया। अच्छा, और हमें तो रिश्तेदारों ने बोला था कि इस पर अगर वो मेटल लगेगा या छुरी लगेगी तो ज़ख़म भरेगा नहीं।
तो ये मिसकॉन्सेप्शन जो है ना बहुत सारे लोगों के जहन में मौजूद है, जिसको हमें दूर करने की ज़रूरत है कि बायोप्सी करने से सिर्फ जल्दी तशख़ीस हो जाती है, ज़ख़म तो अपने उसी रेट से बढ़ रहा है। एक कैंसर के बढ़ने का जो रेट है वो ये है कि अगर वो अभी 2 सेंटीमीटर का है तो अगले 2 महीने में वो 4 सेंटीमीटर में तब्दील हो जाएगा। वो ग्रोथ ही इसकी इसी तरह नेचर की होती है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बायोप्सी से ज़ख़म तेज़ी से बढ़ने लगा। ये मिसकंसेप्शन है जो कि दूर होना चाहिए। तो आपने ये बताया कि किसी को अगर छाला निकले तो उसको दिखाना ज़रूरी है, तो आप ये पूरा प्रॉपर प्रोसीजर बता सकते हैं कि डायग्नोसिस क्या प्रोसीजर होगा और किस तरह, मतलब कब किस वक्त जाना चाहिए पेशेंट को डॉक्टर के पास? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई मरीज़ आता है, वो बोलता है डॉक्टर साहब ये दवाई मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ और मुझे देखने से, देखिए हम जब देख रहे होते हैं ना मरीज़ को, हमें मुआयने कर करके इतनी अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा ज़ख़म सही हो जाएगा और कौन सा ज़ख़म हमें बायोप्सी की तरफ करना पड़ेगा। तो हम पहले ही, अगर हमें लगता है कि मरीज़ को दवा चेंज करने से फ़ायदा होता है, तो हम पहले 1 हफ़्ता उस मरीज़ को उस दवा से देखते हैं, उसकी तस्वीर लेते हैं और देखते हैं कितना बेहतर हुआ। अगर उसके बावजूद भी ट्रीटमेंट के नहीं हो रहा था तो फिर हम मरीज़ को बायोप्सी एडवाइस करते हैं। बायोप्सी का रिज़ल्ट कम से कम 4 से 5 दिन में आ जाता है और जल्द से जल्द तशख़ीस हो जाती है। अगर कोई ज़ख़म ख़राब होता है तो अगर वो ट्रीटमेंट अगर अर्ली स्टेज, फॉर एग्जांपल अगर स्टेज 1 पे कैंसर आ रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट अगर जल्दी कर दिया तो उसका रिजल्ट और सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू वो बहुत डिले हो जाए। या आप लोग पहले एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद फिर वो बायोप्सी वगैरह का कहते हैं अगर है तो? हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम एक CT स्कैन भी कराते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि एक्सटेंट क्या है उसकी। CT स्कैन ज़रूरी होता है। तो हर सर्जन डिफ़र करता है, मतलब कुछ लोग सर्जन जो होते हैं पहले CT स्कैन करा देते हैं, कुछ पेशेंट सर्जन जो है पहले बायोप्सी करते हैं। तो दोनों सही हैं कि अगर पहले CT स्कैन कराना चाहें या पहले बायोप्सी कराना। अगर किसी को डायग्नोस्ड हो गया कि ओरल कैंसर है उसको, तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होंगे? अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसकी वजह ये है कि मेरे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो कि रेडिएशन के ऑलरेडी करवा चुके होते हैं। अच्छा, रेडिएशन एक दफ़ा हो जाए ना तो उसके बाद टिश्यू की हीलिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। तो कोई भी ऐसा ट्यूमर जो कि स्टेज 1, 2, 3 में है तो उसको ज़रूरी है कि वो पहले सर्जरी से होते हुए गुजरे। देन अगर उसके बावजूद भी बायोप्सी रिपोर्ट में आता है कि सर मार्जिन्स आर नॉट नेगेटिव, तो उसमें हमें रेडिएशन और कीमो की तरफ जाना पड़ता है। 3 ऑप्शन है हमारे, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। सबसे पहले जो आती है वो सर्जरी आती है हमारी ओरल कैंसर की। हर कैंसर की ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। ओरल कैंसर में सबसे नंबर 1 ट्रीटमेंट इज सर्जरी। देन अगर हमें लगता है कि ट्यूमर साइज़ बहुत बड़ा है तो वी गो फॉर रेडिएशन थेरेपी, और अगर हमें लगता है कि सर्जरी हम इतने बड़े ट्यूमर की नहीं कर पाएंगे तो फिर वी गो फॉर कीमोथेरेपी। उसमें हम साइज़ को श्रिंक करते हैं ताकि हम सर्जरी की तरफ ले जा सकें पेशेंट। ओरल कैंसर का ट्रीटमेंट इज़ नॉट रेडिएशन थेरेपी। बाज़ लोग के गलत काउंसिल करते हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि गलत काउंसिल करते हैं कि ओरल कैंसर की ट्रीटमेंट हम रेडिएशन के ज़रिए हम ठीक कर सकते हैं। रेडिएशन के ज़रिए कभी भी ओरल कैंसर ख़त्म नहीं होता। जब तक ओरल कैंसर टिश्यू जो आपके मुंह में मौजूद है, जब तक उसको निकाला नहीं जाएगा, रेडिएशन थेरेपी का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, जब लोगों को जैसे कैंसर डायग्नोज अगर हो गया तो लोग डरते हैं कि भाई हम लोग जो है ना वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, जो प्रॉपर आप लोग जैसे मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम लोग जो है ना वो कम लेस इन्वेजिव चीज़ के ऊपर जाएं। तो वो कोशिश ये करते हैं कि हम इंटीरियर सिंह चले जाएं या फिर जो है ना वो नीम हकीम के पास चले जाएं, अगर ये कहें तो क्या जाना सही है? मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जो कि इंटीरियर सिंह से ऑलरेडी ट्रीटमेंट करवा के आ चुके होते हैं। अच्छा, होता ये है कि वहाँ पे वो कुछ ऐसे इंजेक्शंस लगवाते हैं जिससे ट्यूमर, ऐसा मरीज़ को महसूस होता है कि जो कैंसर सेल हैं वो एकदम से छोटे होने शुरू हो गए। लेकिन अच्छा, वो उस ट्रीटमेंट के भी मैंने मरीज़ से पूछा कि आपसे कितने चार्जेस लेते हैं, तो वो बोले हमें हर हफ्ते बुला देते और कम से कम एक सेशन के वो 35,000 रुपये चार्ज करते थे। ऐसा नहीं है वो फ्री में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो अपने पैसे पूरे ले रहे हैं। 35,000 रुपये 6 हफ्ते अगर मरीज़ के लग रहे हैं तो कितने बड़ी अमाउंट बन जाती है। अच्छा, फिर होता क्या है कि वो ऐसा महसूस होता है कि मरीज़ के हम लोगों को बेहतरी हो रही है, लेकिन फिर वो एकदम से इतना तेज़ी से ग्रो करता है कि वो इवन हम सर्जन्स भी उसको पेशेंट को ट्रीट करने के काबिल नहीं रहते। तो लोगों का मिसकंसेप्शन है और बहुत सारे लोगों की, मतलब मैं इसको मना इसलिए करूँगा कि ना पता है कि कौन सी दवा लग रही है, ठीक है ना, उसमें कोई बस एक डॉक्टर बैठा हुआ है इंटीरियर में जो कि इलाज किया जा रहा है, और जो मरीज़ों का कोई फॉलोअप नहीं है, ना उनको चेक किया जा रहा है कि ज़िंदा है भी या नहीं है। तो ज़रूरी है कि ऐसे जाली डॉक्टरों से बचें, और कराची में बहुत अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि बगैर पैसे लिए भी काम कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ दवाओं का ख़र्चा होता है, वो आपको थोड़ा सा अफोर्ड करना पड़ता है और आपका यहाँ पे भी इलाज मुफ्त हो जाता है। फिर यही है कि भाई अगर किसी को ओरल कैंसर हो गया तो वो डरता है कि यार मुझे तो कैंसर हो गया, अब उसका इलाज और मालजे में इतना ख़र्चा होगा, तो ट्रीटमेंट कॉस्ट क्या होगी एस्टिमेट? एक एस्टिमेट अगर कॉस्ट सिर्फ सर्जरी की लगाएं, जो कि दवाएं, ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस और
का जो आईसीयू में जो पेशेंट रुकता है सर्जरी के बाद, तो उसके कम से कम अखराजात जो होते हैं 2.5-3 लाख क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह से कराची में बहुत सारे अच्छे लोग मौजूद हैं जो कि इसको फ़ंड कर रहे हैं बाकायदा तौर पे। मेरी नज़र में 2 हॉस्पिटल हैं जो कराची में इन सारी चीज़ों को मतलब पेशेंट से बिल्कुल भी चार्ज नहीं करते। एक तो शेड हॉस्पिटल है, वहाँ पे फ्री ओरल कैंसर ट्रीटमेंट दी जाती है, मतलब मैं फ्री नहीं कहूँगा बट मुनासिब पैसों में। फॉर एग्जांपल अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख का बिल बन रहा है तो आपका वहाँ पर 1 लाख रुपए का बिल बनेगा। दूसरी जगह है पेब्स आई हॉस्पिटल। पेब्स आई हॉस्पिटल में डॉक्टर जहांजीब मुगल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। वो बहुत सारे में कम से कम दिन की 2 से 3 सर्जरीज करते हैं कैंसर की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर कोई पेशेंट जानना चाहता है कि कहाँ पे फ्री सर्जरी हो सकती है तो पेब्स आई हॉस्पिटल चला जाए, शेड चला जाए, वहाँ पे उनकी फ्री सर्जरी हो सकती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिना वगैरह में थोड़ा सा टाइम डिले, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं, तो पेशेंट को कैंसर ट्रीटमेंट में डिले नहीं होना चाहिए। कैंसर अगर पेशेंट आ रहा है तो उसको फ़ौरन ट्रीटमेंट मिले, तो वहाँ पे ये होता है कि थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वहाँ पे ख़राब इलाज होता है, इलाज बहुत अच्छा होता है वहाँ पे, बट ये है कि वहाँ पे ट्रीटमेंट टाइम थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होता है। अच्छा, कैंसर पूरी तरीके से क्योरेबल है या नहीं है? ये सिर्फ एक मिसकॉन्सेप्शन है कि क्योर हो ही नहीं सकता कैंसर। कैंसर के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बात समझनी चाहिए कि जितना जल्दी अर्ली डायग्नोसिस होगी, जितने कम स्टेज में वो तशखीस कर लिया जाएगा, उसका इलाज उतना ज़्यादा, सर्वाइवल रेट उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितना वो डिले हो जाएगा ट्रीटमेंट स्टेज 4 पे, फॉर एग्जाम्पल हम कैंसर को डिवाइड करते हैं 4 स्टेजेस में, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अगर वो स्टेज 1 पे डायग्नोस हो गया तो सर्वाइवल 10 to 15 ईयर्स है पेशेंट का। अगर वो स्टेज 4 पे डायग्नोस हुआ तो उसका सर्वाइवल रेट 1 ईयर to 5 ईयर्स हो जाता है। तो इतना फ़र्क पड़ता है ट्रीटमेंट अर्ली। अगर ट्रीटमेंट मतलब मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो गोल होना चाहिए जिस तरह आपका एक पॉडकास्ट के ज़रिए हम लोगों को एजुकेशन तौर पे हम दे रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ये बात पहुँचे कि जल्दी डायग्नोसिस, जल्दी ट्रीटमेंट से पेशेंट का सर्वाइवल चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे सिम्टम शो होता है तो वो सबसे पहले चैट जीपीटी कर लेता है या गूगल कर लेता है, उसके बाद फिर वो अपना खुद जो है वो घर में भी इलाज करना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या ये करना सही है? मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जो कि एक छाला निकला और वो इतने घबराए हुए होते हैं कि बोलते हैं सर हमें कैंसर तो नहीं हो गया। तो सारे जो गूगल में अपने सिम्टम सर्च करने की वजह से बहुत सारे फोबिया लोगों में जनरेट हो गया, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि आप आएँ, और अगर कोई डॉक्टर आपको कह रहा है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन आपको कह रहा है कि इट्स नॉट कैंसर, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। ज़रूरी नहीं है, वो आपको अच्छा गाइड करना चाहता है। और अपने जहन, बहुत सारे लोग जो है ना आजकल डर के ज़्यादा मरीज़ हो गए, तो उसकी वजह से वो अपने दिल में डर लेके बैठ जाते हैं, फिर उसका इलाज नहीं करवाते। तो आप आएँ, दिखाएँ, आपको सही गाइड किया जाएगा। अच्छे डॉक्टर्स, एक डॉक्टर आपको समझ नहीं आता, एटलीस्ट दूसरे डॉक्टर के पास जाके आप मशवरा ज़रूर करें। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम काफ़ी सालों से गुटखा खा रहे हैं लेकिन अब उनको अकल आ गई और वो छोड़ना चाह रहे हैं, तो क्या मतलब किस तरह छोड़ सकते हैं वो ये अपनी जो आदत है? अच्छा, गुटखा छोड़ने में सबसे ज़्यादा जो आपका हाथ होता है ना, वो आपके दोस्तों का होता है। आप दोस्तों में बैठे, एक दोस्त गुटखा खा रहा है, छालिया खा रहा है, आपने कहा थोड़ी सी देना, आपने वो लेके खाना शुरू किया। आपने कोशिश की थी कि मैंने 1 महीना छोड़ने के बाद आपने दोबारा उससे थोड़ी सी ली और फिर आपकी वही एडिक्शन दोबारा से स्टार्ट हो गई। तो उन लोगों के लिए, जो लोग छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि इंस्टेड ऑफ गुटखा, छालिया, आप अपने पास खोपरा रख लें और सौंफ रख लें, ठीक है। वो आपको, बहुत सारे लोग हैं हम जब कुछ फोकस करने वाला काम है, कुछ चाहिए होता है मुंह में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सौंफ ले लें, खोपरा ले लें और उसको आहिस्ता आहिस्ता, मतलब छालिया कम कर दें, उसमें छालिया बिल्कुल माइनस कर दें, खोपरे पे आ जाएं, सौंफ पर आ जाएं। इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता छोड़ सकते हैं। फ़ौरन भी कोई भी चीज़ मैं किसी को ना रिकमेंड करूँगा छोड़ना, और मैं चाहूँगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को टेपर करके अपनी भीतरी की तरफ लाए। जेनेटिक्स, जिसमें अगर पेशेंट के कोई पैटर्नल हिस्ट्री है, मैटर्नल हिस्ट्री है ओरल कैंसर की, तो उसमें चांसेस होते हैं कि उसको कैंसर हो जाए। बट ये है कि सबसे मेजर रोल, जो अगर आप मुझसे पूछें कि जेनेटिक्स का, तो मैं नहीं कहूँगा जेनेटिक्स का मेजर रोल नहीं, ये आपकी जो हैबिट्स हैं, एडिक्शंस हैं, वही सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं। इतनी ज़्यादा आवाम है खाने वाली गुटखा, पान, छालिया, तो आप लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं इसको रोकथाम करने के लिए इसकी? मैं शुरू से एक बात कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा कि हमें जो मेन गोल होना चाहिए एज अ डॉक्टर्स, वो प्रिवेंशन की तरफ होना चाहिए। पॉडकास्ट हों, आप डेंटल लेवल पे आप गाइडेंस हो लोगों की। इवन अब मैं देखता हूँ कि डॉक्टर्स में भी वेपिंग, स्मोकिंग का जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। तो इंस्टेड कि हम उस चीज़ को प्रमोट करें, वी शुड बी द वन कि हम उसको रोकें। तो छालिया बैन कर देना, ठीक है। अच्छा, होता यही कि आपने
पूरे कराची में छालिया बैन हो गई, गुटखा बैन हो गई, आपको एक स्पॉट होगा जहाँ पे हर चीज़ प्रोटेक्शन के साथ वो गुटखा मिल रहा होगा और लोग वहाँ से ख़रीद रहे होंगे। तो कुछ दिन के लिए बैन कर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट लेवल पे गुटखा, मैं स्मोकिंग को और छालिया को नहीं कह रहा कि फ़ौरन बैन कर दें, एटलीस्ट गुटखा ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल ही बैन हो जानी चाहिए, ठीक है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता छालिया बैन हो, फिर स्मोकिंग पे मैंने एक चीज़ देखी है कि वो अब बताते हैं कि स्मोकिंग मुझे सेहत है उस पर कैंसर, लेकिन फिर भी लोग पी रहे हैं। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है जो कि गुटखा खाता है कि यार वो अभी नहीं समझ रहा, बट वो अपनी फैमिली को देखे। मैंने ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ देखी हैं जो कि बहुत सफ़र करें। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फादर को कैंसर हो जाता है, पूरी प्रॉपर्टी लग जाती है ट्रीटमेंट के ऊपर, जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी कमाया होता है, जमा किया होता है, वो उस ट्रीटमेंट में लग जाता है और फैमिली एंड में बहुत सफ़र करती है। तो ऐसे पेरेंट्स को मैं थोड़ा गाइड करना चाहूँगा कि सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। अगर उनका ये सोच के ही अपनी जहन को तब्दील कर लेंगे कि मुझे आज से छालिया नहीं खानी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। गवर्नमेंट लेवल पे बैन होगा तो ही शायद कुछ हो सकता है, वरना तो एजुकेशन प्रोग्राम्स कंटिन्यूसली रन होने चाहिए। जिस तरह एक पॉडकास्ट हो, इस ओरल कैंसर, हर तरह के कैंसर पे बात होनी चाहिए। ओरल कैंसर क्योंकि गुटखा से फैल रहा है, तो ये पाकिस्तान, कराची में अगर ख़ास तौर पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कराची में खाया जाता है। लेकिन अगर किसी को वैसे भी कोई खौफ है या डर है, तो क्या डेंटल चेकअप रेगुलरली करवाना चाहिए? चाहे कोई डर हो या ना हो, डेंटल चेकअप हर 6 महीने बाद करवा लिया करें। उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा ही होगा। कोई अगर चीज़ स्टार्टिंग पॉइंट पर होगी तो वो अर्ली डायग्नोस हो जाएगी, चाहे वो ओरल कैंसर हो या सिंपल डेंटल डिके हो, जल्दी डायग्नोस होगा, जल्दी ट्रीट होगा, आप प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट से बच जाएंगे। यही मशवरा, अगर लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते डेंटिस्ट्री, तो एटलीस्ट हमारे पास बहुत अच्छे डेंटल कॉलेजेस खुले हुए हैं जो कि बहुत मिनिमम चार्जेस में ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप एटलीस्ट वहाँ जाके दिखा दें। वहाँ पे चेकअप चार्जेस मेरे ख्याल में 100 रुपये होंगे, तो वहाँ पे आप जाके दिखा दें। और जिन लोगों को एंजाइटी या फोबिया है डेंटिस्ट से, एंजाइटी फोबिया के लिए डेंटिस्ट के मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल उनका फोबिया बिल्कुल दुरुस्त होता है। मैं ये नहीं कह रहा किसी को एंजाइटी है तो उसका पास्ट एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से उसको एंजाइटी है। तो ऐसे क्वैक्स बैठे हुए हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके पास वो गए और उन्होंने ख़राब ट्रीटमेंट करवाया, फिर उनके जहन में वो बात बैठ गई कि ये तो ऐसे ही होता होगा। ऐसा नहीं होता। अब डेंटिस्ट्री जो है बिल्कुल पेनलेस है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं और आपको पेन हो। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि बहुत एंशियस मेरे पास आए थे, नाउ दे आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, अब ओवरऑल डेंटिस्ट्री बहुत चेंज हो चुकी है। लेकिन आप अपने पास एक्सपीरियंस को छोड़ के अब अच्छी जगह जाएँ और अच्छे कॉलेजेस में जाएँ। अगर आप अफोर्ड नहीं करते, लोकल एनेस्थीसिया, नमनेस का मेडिकेशन इतनी अवेलेबल हो गई है कि इवन आपको इंजेक्शन का जो पिंच होता है वो भी फील नहीं होता। किसी ने ओरल कैंसर की ट्रीटमेंट पूरी करवा ली है तो उसकी पोस्ट ट्रीटमेंट लाइफ कैसे होगी? मतलब कि उसको क्या वापस होने का डर होगा? रिकरेंस रेट क्या है? अगर किसी को ओरल कैंसर हो जाता है तो सर्जरी करने के बावजूद भी उसमें कैंसर होने के चांसेस मौजूद होते हैं, जिसको हम क्योंकि जब भी कोई गुटखा खाता है तो वो एक जगह नहीं रखता, वो पूरी ओरल कैविटी को अफेक्ट करता है, तो चेंजेस आके पूरे मुंह में आते हैं। तो चांसेस ऑफ सेकेंड कैंसर डेवलपिंग आर हाई, ठीक है। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, बट ये कि उसकी वजह से आप ये सोच के ट्रीटमेंट न करवाएं तो वो तो बिल्कुल ही आप रिस्क लेने वाली बात है। तो आप ट्रीटमेंट करवाएं और अल्लाह से शिफा की दुआ करें, द बेस्ट यही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जहाँ तक रही ट्रीटमेंट के बाद की लाइफ कैसी होती है, ट्रीटमेंट के बाद की लाइफ इट्स नॉट ईजी। मैं नहीं कहूँगा कि पेशेंट बहुत सुकून में रहता है, पेशेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है माउथ, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका खाना पीना हर चीज़ आपके मुंह के शुरू होती है, तो वो थोड़े कुछ महीने कॉम्प्रोमाइज़ रहती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम गाइडेंस के ज़रिए पेशेंट को, रिहेबिलिटेशन के ज़रिए नॉर्मल लाइफ की तरफ पेशेंट आ जाता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं माशाल्लाह से अपनी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहाँ पे ट्यूमर साइज जितना बढ़ता जाएगा हमें ट्यूमर सर्जरी भी उतनी एक्सटेंसिव करनी पड़ेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि अर्ली स्टेजेस, अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट। अच्छा, इंटीरियर सिन वगैरह के जो लोग हैं उनको अगर कैंसर हो गया, ओरल कैंसर सस्पेक्टेड है, तो वो किस तरह से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है? अच्छा, उनकी मैं ये कहूँगा कि हैदराबाद में हमारे बहुत अच्छे कॉलेजेस खुले हुए हैं। मिठाई डेंटल कॉलेज हो गया, जाम शुरू हो गया, तो ये 2 कॉलेजेस हैं जो हैदराबाद में आप जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छे सर्जन्स मौजूद हैं। आप वहाँ जाएँ, वहाँ पे अपना प्रॉपर तशख़ीस कराएँ और वहाँ पे प्रॉपर इलाज करवाएँ। अगर वो वहाँ नहीं कर सकते हैदराबाद में,
जाहिर सी बात है कि मुझे एग्जैक्टली हैदराबाद का नहीं आइडिया, बट कराची में कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, जिसमें कम से कम आपका अगर 1 लाख तक खर्चा आएगा और बाकी सारा ट्रीटमेंट आपका फ्री हो। थैंक यू सो मच, आप आए और आपने अपना वक्त दिया और हमें इतना कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। और मैं तो चाहूँगा कि ऐसे पॉडकास्ट होते रहें, इसमें लोगों को एजुकेशन मिलता रहे, क्योंकि आजकल यूट्यूब और सोशल मीडिया बहुत हर वक्त लोगों के हाथ में फ़ोन रहता है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपने इनिशिएटिव लिया है, जिससे लोगों को हेल्प होगी लाजमी।